Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Manas Ranjan Sahu doing MBBS in बिम्सार बुल्ला और आप देख रहे हैं नीट बायोलॉजी 360। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चंस देखा था बायोमोलिक्यूल्स का और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे वही बायोमोलिक्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एंजाइम्स। ओके, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मेरे टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक ये दिया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मिल जाएगा http://t.me/neetbiology360। प्लीज 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 ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। अभी यहाँ पर आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी के सारे चैप्टर की लेटेस्ट एडिशन के पीडीएफ मिल जाएंगे, तो प्लीज ये ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए और आपको सारा पीडीएफ फ्रीली मिलेगा। आगे यहाँ पर हर एक टॉपिक के आपको फ्लो चार्ट्स एंड शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे और कुछ ट्रिक्स भी मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एंजाइम catalyzing बायोकेमिकल रिएक्शन एक्ट बाय डैश एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये समझने से पहले हम लोग जरा ये ग्राफ देखेंगे। तो वाई एक्सिस इज शोइंग पोटेंशियल एनर्जी और एक्स एक्सिस में आपको शो कर रहा है प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन। ये ऊपर यहाँ पर सबस्ट्रेट है और इधर आपका प्रोडक्ट है और दोनों का एनर्जी लेवल में कुछ डिफरेंस है। तो देखिए सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल ज्यादा है, प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल कम है, तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट को डायरेक्टली नहीं आ सकता। तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनने के लिए इसको एक हायर एनर्जी स्टेट अचीव करना पड़ता है जो कि सिर्फ ट्रांजिशन टाइम के लिए होता है एंड अनस्टेबल स्टेट होता है। इस स्टेट को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट। तो सबस्ट्रेट को ये ट्रांजिशन स्टेट अचीव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एई एक्टिवेशन एनर्जी। Now, you can see from the graph, very well you can see from the graph, the difference between this substrate and transitional energy level is very high without enzyme. लेकिन in presence of enzyme, the activation energy get reduced. तो एंजाइम का काम क्या है? It reduces the activation energy. ठीक है जी? तो for this question, our answer will be lowering the activation energy. Question number 2. The diagram illustrates energy changes in an enzyme controlled reaction. ये ग्राफ ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं जहां पर ये Z जो है एनर्जी विदाउट एंजाइम है और Y इज द एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। और Z से अगर मैं Y को माइनस करूंगा तो ये मिल जाएगा आपको डिफरेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी? इसका आंसर हो जाएगा Z माइनस Y, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन एम्स में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, यहां पर एक ग्राफ दिया हुआ है। अब स्टेटमेंट ए पढ़ेंगे, ए रिप्रेजेंट्स इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। देखिए यहां पर एक्स एक्सिस पे ए है और वाई एक्सिस में आपका एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो हुआ है। तो जरा देखेंगे इधर एक्स एक्सिस पे अगर मैं यहां पर टेम्परेचर लेता हूं, ये पूछ रहा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन एक लिमिट के बाद क्योंकि एंजाइम आर मोस्टली प्रोटीन्स, तो हायर टेम्परेचर में प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाएगा, प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन अगेन घट जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, द ग्राफ इज शोइंग द टेम्परेचर। नेक्स्ट इसी तरह से अगर मैं पीएच का बात करूं तो पीएच भी इंक्रीज करने से एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होगा, ज्यादा पीएच होने से एंजाइम अगेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसका ग्राफ भी कुछ सेम ही आएगा अगेन। सो स्टेटमेंट बी विल आल्सो बी करेक्ट। बट अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट पढ़ूं, ए रिप्रेजेंट इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। देखिए यहां पर बात कर रहे हैं, अगर मैं यहां पर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता हूं तो ज्यादा सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड होगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन एक लिमिट के बाद सारे एंजाइम सबस्ट्रेट से फुलफिल हो जाएंगे और कोई एंजाइम आपका नहीं बचेगा, इसीलिए यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। सो यहां पर आपका पूछा है द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। The next question, the concentration of substrate at which rate of reaction of an enzyme attains half of its maximum velocity that is represented by। इसके लिए हम लोग ये ग्राफ देखेंगे। ये ग्राफ शो कर रहा है, देखिए यहाँ पर सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन है और यहाँ पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन है जिसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बोलेंगे। जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है आपका वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन एक कंसेंट्रेशन के बाद यहाँ पर आपका कांस्टेंट हो जाएगा। सो इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी, दैट इज वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर मैं इस मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ ले लेता हूं तो इसको मैं बोलूंगा वी मैक्स बाय 2।
और ये v max by 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं y एक्सिस पे एक पॉइंट मार्क करूंगा, यानी द सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन एट व्हिच द वेलोसिटी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम, और उस सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन को बोलते हैं, उस सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन को बोलेंगे Km. And what is Km? This is the Michaelis Menten constant, Km. Okay, so इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो आपको मैंने बताया ग्राफ के थ्रू, ये सबस्ट्रेट है, इधर प्रोडक्ट है, तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के लिए इसको ट्रांजिशन स्टेट अचीव करना पड़ता है, और ये ट्रांजिशन स्टेट इज वेरी ट्रांजिएंट, इसीलिए ही इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ट्रांजिएंट है और साथ में अनस्टेबल होता है, और तभी क्योंकि ये अनस्टेबल है इसीलिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नॉन प्रोटीनासियस एंजाइम इज, रिमेंबर एनसीईआरटी में एक सेंटेंस है, एंजाइम की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट, इसका एक एक्सेप्शन है राइबोजाइम, एक्सेप्शन इज राइबोजाइम। और ये राइबोजाइम क्या होता है? राइबोजाइम इज नथिंग बट ए आरएनए, दैट इज 23SR आरएनए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए 23SR आरएनए का क्या एप्लीकेशन होता है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12 के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा या फिर पढ़ेंगे, तो जिनको पता है ये प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट इज द यूज ऑफ 23SR आरएनए। तो फॉर दिस क्वेश्चन इज आस्किंग नॉन प्रोटीनासियस एंजाइम, तो आंसर हो जाएगा आपका राइबोजाइम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which one of the following is correct with reference to enzyme? ध्यान रखना, हमने पढ़ा एंजाइम, मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, बट रिमेंबर एंजाइम प्रोटीन तो होते हैं लेकिन इनको फंक्शन करने के लिए इट इज अटैच्ड विद सम नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट। अब ये नॉन प्रोटीन पार्ट इसके साथ लूजली बाइंड हो सकता है या परमानेंटली टाइटली बाउंड हो सकता है। सो नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम, इसको बोलते हैं हम लोग कोफैक्टर एंड दिस प्रोटीन पार्ट को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट एंजाइम नहीं है तो इसको हम लोग बोलेंगे एपो एंजाइम। तो एंजाइम इज मेड अप ऑफ एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, ठीक है। सो दिस एंजाइम इज ऑल्सो नोन एज होलो एंजाइम, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि सर होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, कोफैक्टर्स आर, अभी हमने पढ़ा कि एंजाइम इज मेड अप ऑफ एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। अब ये कोफैक्टर 3 टाइप के हो सकते हैं, तो कोफैक्टर को आपको याद रखना है, कोफैक्टर आपको याद रखना है, ये होते हैं 3 टाइप्स के। कैसे याद रखेंगे? आपको याद रखना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पीसीएम। तो पी से आपका हो जाएगा प्रोस्थेटिक ग्रुप, सी से हो जाएगा को एंजाइम, रिमेंबर कोफैक्टर एक बड़ा ग्रुप है, उसका एक टाइप है कोएंजाइम। तो अगर आपको पूछा जाए ऑल कोफैक्टर्स आर कोएंजाइम, दैट इज रॉन्ग, ऑल कोएंजाइम्स आर कोफैक्टर्स, दैट इज करेक्ट। और एम से हो जाएगा आपका मेटेलिक आयंस लाइक Fe+2 Zn+2। कैन यू टेल मी Zn+2 का एक एंजाइम बताइए जिनमें Zn+2 मेटेलिक आयन होता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। एंड yes, and coenzyme, mostly these coenzymes are vitamins, जैसे कि विटामिन B1, B2, B2 का नाम है FAD, और ये विटामिन B3 का नाम होता है NAD। तो NAD, FAD, these act as coenzymes। तो अभी आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में, कोफैक्टर्स आर नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यस, हमने बताया प्रोटीन का पार्ट को बोलेंगे एपोएंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं कोफैक्टर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, सर्टेन विटामिन्स एक्ट एज कोफैक्टर। यस, विटामिन B1, B2, B3 हर एक विटामिन एक्ट करते हैं कुछ ना कुछ एंजाइम में एज ए कोफैक्टर। और थर्ड है मेटालिक आयन। यस, ऑलरेडी हमने पढ़ा बहुत सारे मेटालिक आयन ये कोफैक्टर होते हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। लेकिन कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए Zn+2 किस एंजाइम में एज ए कोफैक्टर यूज होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज। देखिए कोई भी एंजाइम का अगर मैं स्ट्रक्चर लेता हूं तो ये एक एंजाइम है, तो एंजाइम में बाइंड करेगा सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, तो दिस इज द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, ठीक है। लेकिन इसके साथ एडिशनली यहाँ पर और एक साइट होता है, इसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। नाउ कुछ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स अदर देन द सबस्ट्रेट अगर आ करके ये सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के में बाइंड कर जाएंगे तो दे विल एक्ट एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर।
और इसी तरह से कुछ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स अगर आ करके सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट में न बाइंड होके अगर एलोस्टेरिक साइट में बाइंड होते हैं तो दोज आर नोन एज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो अगर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के साथ बाइंड करेंगे तो दैट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और अगर एलोस्टेरिक साइट में बाइंड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो क्वेश्चन आपका पूछा है, एक एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस में कौन सा इनहिबिटर होता है, कौन सा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है जो उसके सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट पे बाइंड करता है। एंड दिस क्वेश्चन दिस इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी, प्रीवियसली एम्स में आ चुका है, एंड द आंसर इज मालोनेट। नेवर गेट कंफ्यूज, आपका ऑप्शन में मैलेट भी रहेगा लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा, नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा मेलोनेट, मेलोनेट। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।